स्वागत है आपका भारत विशेष में। मैं हूं सचिन। रूस और यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन बढ़त हासिल करता नजर आ रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूसी सैनिकों के कब्जे से 6000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र खाली करा दिया और यूक्रेन अब आगे बढ़ता जा रहा है। तो रूस यूक्रेन युद्ध अब चल रहा है, लगातार ये चल रहा है। लेकिन नई बात यह है कि रूस पूरे तरीके से बैकफुट पर है। यूक्रेन की सेना उसे लगातार झटके दे रही है। इसी महीने की शुरुआत से अपनी जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन ने रूसी कब्जे से 6000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फिर से कब्जा कर लिया। इस रिपोर्ट में देखिए। युद्ध में रूसी सेना को झटके पर झटका। यूक्रेन ने अपने क्षेत्र को रूसी कब्जे से छुड़ाया। यूक्रेन से भाग रही है रूसी सेना। जोश में है ज़ेलेंस्की। रूस को दी चुनौती। युद्ध में यूक्रेन लगातार रूसी सेना पर भारी पड़ रहा है। हाल की लड़ाई में यूक्रेन की सेना लगातार रूसी कब्जे से अपनी जमीन वापस हासिल कर रही है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा है कि इस महीने यूक्रेन ने रूस से 6000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फिर से कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सोमवार को कहा, फिलहाल यूक्रेन वॉर में इतना भद पिटवा रहा है अपनी, उसके मेन कारण तो एक है कि समझ नहीं आ रहा इनकी स्ट्रैटेजी या प्लानिंग क्या थी इनकी मिलिट्री की। दूसरा, रशिया की मिलिट्री की ट्रेनिंग और मेंटेनेंस। इनके जो ट्रक्स, याद है आपको 64 किलोमीटर का काफिला चले जा रहा था कीव, कभी पहुंचा ही नहीं, फिर वहां से भाग गए वापस। जो ट्रक्स थे रशियन मिलिट्री के, उनके टायर ही ठीक नहीं थे, धंसते गए, फटते गए। टैंक्स, यूक्रेन के छोटे छोटे जैवलिन स्टिंगर से दो सोल्जर ने कंधे पे रख के पूरे पूरे टैंक उड़ा दिए रशियन। इनके टैंक्स का डिजाइन वीक है, कमजोर है रशियन टैंक्स का। मेंटेनेंस नहीं ये रही इनकी व्हीकल्स की। ये बहुत बड़ा कारण है लॉजिस्टिक्स। एक और बहुत बड़ा कारण है, यूक्रेन को बहुत मदद जो मिल रही है इंटेलिजेंस की। सितंबर की शुरुआत के बाद से हमारे सैनिकों ने पूर्व और दक्षिण में 6000 वर्ग किलोमीटर यूक्रेनी क्षेत्र को पहले ही मुक्त करा लिया था। इस पर रूस ने पहले कब्जा कर लिया था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इस जीत से ज़ेलेंस्की जोश में हैं। उन्होंने उत्तर पूर्व में खार्किव क्षेत्र में भी सफलता मिलने का दावा किया है। यूक्रेन ने खार्किव क्षेत्र में इजियम, कुपियांस्क और बालाकिलिया शहरों सहित दर्जनों क्षेत्रों को वापस ले लिया है। यूक्रेन ने दक्षिणी खेरसान क्षेत्र में भी बड़ी सफलता का दावा किया है। यूक्रेनी सेना ने वहां 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया है। देखिए, ज़ेलेंस्की साहब के लिए अभी ये काफ़ी प्रेमेच्योर होगा कि वो अपना जीत का जो परचम है उसको लहराना शुरू कर दें, और ये एक मेच्योरिटी का भी संकेत होगा। उनको ये चाहिए कि वो अपनी जो सेना है उसको कंसोलिडेट करे, लोगों का मनोबल उसको बरकरार रखे, और इसी रफ्तार से जो एग्रेसिव पोस्चर उन्होंने अपना रखा है उसको प्रेस ऑन करे, तब जाकर कहीं वो जीत के हकदार होंगे। रूस ने भी मान लिया है कि उसकी सेना यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के दक्षिण पूर्व इलाके से पीछे हट चुकी है। इस साल मार्च के अंत में राजधानी कीव के आसपास रूसी सेना को करारा जवाब मिला था और उसे पीछे हटना पड़ा था। उसके बाद अब खार्किव में रूसी सेना को दूसरा तगड़ा झटका लगा है। जाहिर है, रणनीतिक रूप से अहम माने जाने वाले इस इलाके पर यूक्रेनी सेना का कब्जा हो गया है। इससे खार्किव पर दुश्मनों के हमले का खतरा भी काफी कम हो गया है। यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा कि खार्किव क्षेत्र में बिजली और पानी की सप्लाई लगभग 80% तक बहाल कर दी गई है।
इस बीच युद्ध के मैदान में लगातार मिल रही सफलता से जोश में आए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस को चुनौती भी दी। उन्होंने कहा, क्या आपको अब भी लगता है कि आप हमें डरा सकते हैं, हमें तोड़ सकते हैं, हमें मजबूर कर सकते हैं? क्या आप सच में कुछ समझ नहीं पाए? समझ नहीं आता हम कौन हैं, हम किसके लिए खड़े हैं, हम किस बारे में बात कर रहे हैं? उधर अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर थिंक टैंक ने भी कहा कि यूक्रेन ने जंग को अपने पक्ष में कर लिया है, लेकिन जारी जवाबी हमले से युद्ध अभी समाप्त नहीं होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी कहा कि यूक्रेनी सैनिकों ने जरूरी सफलता हासिल की है, लेकिन अभी नतीजे के बारे में सोचना जल्दबाजी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो रूस के साथ यूक्रेन का युद्ध जारी है। यह युद्ध भले ही रूस और यूक्रेन के बीच लड़ा जा रहा है, लेकिन यह किसी से नहीं छिपा कि यूक्रेन को पीछे से किस महाशक्ति की मदद मिल रही है। यह युद्ध पर्दे के पीछे से अमेरिका लड़ रहा है, यही सच है। इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन के आगे फीकी पड़ी रूसी सेना। यूक्रेन ने रूस से छीनी कब्जे वाली जमीन। भागने पर मजबूर हुई रूसी सेना। आखिर कहां से मिली यूक्रेन को ताकत? रूस और यूक्रेन के बीच जब युद्ध छिड़ा तो अमेरिका और रूस में भी तनाव बढ़ा। दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू होने से पहले कई बार तनाव भरे हालात बने। लड़ाई नहीं रुकी। रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला बोल दिया। ऐसे में जंग के शुरुआती दिनों में रूस ने यूक्रेन के शहरों पर खूब तबाही मचाई। चारों तरफ बर्बादी का ही मंजर दिखने लगा। ऐसे में यूक्रेन ने अमेरिका और पश्चिमी देशों से मदद की गुहार लगाई। फिर उसे खुलकर मदद मिलने लगी। यूक्रेन को हथियार तो मिले ही, धन दौलत से भी मदद की गई। इसमें सबसे आगे अमेरिका रहा। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार दिए। विमान को मार गिराने वाली 1400 स्ट्रिंगर मिसाइलें, कंधे पर रखकर टैंक को तबाह करने वाली 8500 जेवलिन मिसाइल, कंधे पर रखकर टैंक को तबाह करने वाला 3200 एंटी आर्मर सिस्टम, 126 155 mm हॉविचर, 8 NASAMS मिसाइल सिस्टम, हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल HARM, 20 Mi-17 हेलीकॉप्टर, एरियल डिफेंस सिस्टम और कोस्टल डिफेंस वेल्स मुहैया कराए गए। इसके अलावा अमेरिका ने और भी जरूरी हथियार और साजो सामान दिए। अमेरिका ही नहीं, दूसरे पश्चिमी देशों ने भी यूक्रेन को हथियार मुहैया कराए। 30 से अधिक पश्चिमी देश अब तक यूक्रेन को सैन्य सहायता दे चुके हैं। इनमें टैंक रोधी और मिसाइल रोधी डिफेंस सिस्टम जेवलिन मिसाइलें भी लगी हैं। ब्रिटेन ने आसानी से ले जाने वाला स्टार स्ट्रिक पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम दिया। चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को T-72 टैंक दिए। स्लोवाकिया ने S-300 एयर डिफेंस सिस्टम दिया। अमेरिका यूक्रेन की मदद करेगा और अमेरिका का ऑब्जेक्टिव यही है कि इतनी मदद कर दो यूक्रेन की कि रशिया बैकफुट पे चला जाए और रशिया मिनिमाइज हो जाए, रशिया की मिलिट्री ताकत कम हो जाए, रशिया की इकोनॉमी ध्वस्त हो जाए, जितनी ज्यादा रशिया कमजोर पड़ जाए पूरा बैकफुट पे, उतनी मदद करता रहेगा अमेरिका। पैसे से, वेपन से, दूसरे देशों को बोल के कि भाई आप भी वेपन दो, आप भी पैसे दो, मीटिंग्स करके, वो सारी मदद। और इंटेलिजेंस, सबसे बड़ी मदद भी है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा है अमेरिका बढ़ बढ़ के।
वो सारा करेगा, पर अमेरिका अपने सोल्जर्स तो नहीं लगाएगा, राइट, यूक्रेन के लिए। ना ही अमेरिका अपने मिसाइल उड़ाएगा रशिया के ऊपर यूक्रेन के लिए। यूक्रेन और इसकी 17 सीमाओं की सुरक्षा को लेकर अमेरिका भी चिंतित हुआ। 8 सितंबर को अमेरिकी कांग्रेस में 2.2 अरब डॉलर की मदद को लेकर फैसला हुआ। यूरोपीय देशों की जो मदद है यूक्रेन को, वो अभी तक रही है, पैसे से रही है। भाई इतने रिफ्यूजीज भी आ गए हैं पोलैंड में और कुछ देशों में, मिलियंस एंड मिलियंस, जिनको सपोर्ट कर रहा है यूरोपियन यूनियन के देश। वेपन्स दे रहे हैं यूक्रेन को लड़ने के लिए रशिया के खिलाफ। सोवियत टाइम्स की जो उनके पास गोले हैं, जो कि एमुनेशन, यूक्रेन की खत्म हो रही है, एमुनेशन दी जा रही है जिन देशों के पास है सोवियत टाइम्स की। इंटेलिजेंस शेयर कर रहे हैं यूके, फ्रांस, जर्मनी वगैरह, इनके जो स्पाई सैटेलाइट्स हैं, सारी अपनी इंटेलिजेंस लेके यूक्रेनियंस को दे रहे हैं कि ऐसे लो, यहां बैठा है इनका एमुनेशन डिपो, इस डिपो को उड़ाओ लॉन्ग रेंज रॉकेट से। साफ है यूक्रेन के पास अभी हथियारों की कमी नहीं है, उसे पूरी मदद मिल रही है। यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का जोश हाई है और वो रूस की आंखों में आंख मिलाकर जवाब दे रहे हैं। जवाब ही नहीं दे रहे, बल्कि अपने क्षेत्र में रूसी सेना को खदेड़ भी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। दरअसल यूक्रेन ने युद्ध में रूस का वो हाल किया जिसकी उसने भी कभी कल्पना नहीं की होगी। रूसी सेना को खार्किव और दूसरे इलाकों से बाकायदा भागना पड़ रहा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि अब रूस आगे करेगा क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है रशिया के सामने, रूस के सामने। इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन को क्या वाकई मिल रही है बढ़त? रूसी सेना का हटना हार या रणनीति? रूस क्या दोबारा सेना को करेगी गोलबंद? युद्ध आखिर क्या रुख अख्तियार करेगा? यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्र से रूसी सेना की वापसी जेलेंस्की कैंप में खुशी की वजह हो सकती है, लेकिन रूस का कहना है कि उन्होंने खुद अपनी सेना को पीछे हटाया है ताकि उन्हें गोलबंद किया जा सके। ऐसे में वक्त यूक्रेन को सतर्क रहने का है, क्योंकि रूस हार नहीं मानने वाला। एक तो ये हो सकती है कि बहुत ज्यादा मिलिट्री में रिक्रूटमेंट करे, मास मोबिलाइजेशन, मतलब वॉर डिक्लेयर कर दे। अभी तक जो स्पेशल ऑपरेशन चल रहा था उसे कह दिया जाए वॉर है, जिसके चलते रशिया के सोल्जर्स बढ़ाए जाएं। परंतु वो जो अगर नए एडिशनल एडमिट करके बढ़ाए गए तो उन लोगों की ट्रेनिंग नहीं हुई तो कैसे टैंक चलाएंगे, कैसे लड़ेंगे? बट वो एक रास्ता है और होगा, मैन पावर बढ़ाओ। दूसरा, अब क्या वेपन इनके पास है रशिया के पास जो इस्तेमाल कर सकते हैं? सब तो इस्तेमाल कर रहे हैं ऑलरेडी, न्यूक्लियर को छोड़ के, तो और ज्यादा वेपन फेंके। तीसरा, कुछ जनरल्स की अदला बदली कर दें। इनफैक्ट हो ही गया, कल के बाद आई थिंक जो उस डिस्ट्रिक्ट का रशियन कमांडर इंचार्ज है या लेफ्टिनेंट जनरल, उसको बर्खास्त कर दिया गया है। रूस की फौज वो है जिसका जलवा कभी सारी दुनिया में था, जिसने हिटलर के नाजी शासन के खिलाफ निस्तेनाबूद कर उसे मित्र देशों की जीत में अग्रणी भूमिका निभाई थी। वो सेना इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। अब सवाल है कि रूस की अगली रणनीति क्या हो सकती है? क्या रूस यूक्रेन पर बड़ा हमला करेगा या फिर स्ट्रेटेजिक वॉर के साथ आगे बढ़ेगा? हार की स्थिति को देखते हुए रूस केमिकल या परमाणु हमला भी कर सकता है। ऐसी आशंका इसलिए है क्योंकि रूस ने जंग के शुरुआती दिनों में पश्चिमी देशों को चिढ़ाते हुए परमाणु हमले की बात कही थी। लेकिन अब ये युद्ध क्या रुख अख्तियार करेगा, ये कहना मुश्किल है। रूस में युद्ध को लेकर मंथन चल रहा है। जैसा कि रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा था, रूस की सेना पूरी तैयारी के साथ फिर अटैक करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। पिछले 6 महीने में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के 7 करीबियों की मौत हो चुकी है। 3 मार्च 2022 को रूस के सबसे बड़े ऑयल बिजनेसमैन और व्लादिमीर पुतिन के करीबी राविल मगनोव ने यूक्रेन पर रूसी हमले की आलोचना भी की थी। इसके साथ ही उन्होंने बातचीत के जरिए जल्द युद्ध खत्म करने की अपील भी की। अभी इस बात के 6 महीने भी नहीं बीते थे कि 31 अगस्त को राविल की मॉस्को के एक अस्पताल में संदिग्ध हालात में मौत हो गई। ऐसे ही पिछले 6 महीने में रूस के 7 बिजनेसमैन की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है।
ये ज़्यादातर तेल और गैस के बिजनेस से जुड़े हुए थे। अलेक्जेंडर चुलाकोव सेंट पीटर्सबर्ग में 25 तारीख को यानी कि 25 फरवरी 2022 को इनकी मौत हो गई। मिखाइल वाटफोर्ड दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड में 28 फरवरी को 2022 को ये मृत पाए गए। व्लादिस्लाव अवायवा ये मॉस्को में 18 अप्रैल 2022 को मृत पाए गए। सरगई प्रोटेसेन्या स्पेन में संदिग्ध हालात में 19 अप्रैल 2022 को मृत पाए गए। अलेक्जेंडर सुबोटिन मॉस्को में 7 मई 2022 को मृत पाए गए। यूरी वोरोनोव सेंट पीटर्सबर्ग में 19 जुलाई को 2022 को ये मृत पाए गए। राविल मगनोव इनकी 31 अगस्त 2022 को मॉस्को में मौत हो गई। अब आपको दिखाते हैं जंग के 6 महीने के भीतर ही इन 7 रूसी बिजनेसमैन की मौत कैसे और किन हालात में हुई। आपको यह भी बताएंगे कि इन मौतों को लेकर के सवाल क्या क्या उठे हैं और वजह क्या रही है। ये रिपोर्ट देखिए। चौबीस फरवरी 2022 को यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद पिछले 6 महीने में पुतिन के 7 करीबियों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। सबसे बड़ी रूसी तेल कंपनी लुकोइल के चेयरमैन राविल मगनोन की 31 अगस्त को मॉस्को में संदिग्ध हालात में मौत हो गई। उन्होंने 3 मार्च को एक कार्यक्रम में रूस और यूक्रेनी जंग की आलोचना की थी। बयान के 6 महीने बाद 31 अगस्त को एक अस्पताल में उनकी मौत हो गई। रूसी समाचार एजेंसी तास ने बताया कि मॉस्को के एक अस्पताल की खिड़की से नीचे गिरकर राविल मगनोव की मौत हुई है। वहीं तेल कंपनी लुकोइल ने अपने बयान में कहा कि राविल मगनोव की मौत एक गंभीर बीमारी से हुई है। इन अलग अलग बयानों से इस मौत को लेकर सवाल उठने लगे। सवाल ये कि एक मौत की 2 वजह क्यों? दूसरा सवाल, ठंड के मौसम में अस्पताल की खिड़की मजबूत शीशे से बंद होती है जिसे एक बीमार शख्स नहीं खोल पाएगा, तो गिरेगा कैसे? तीसरा सवाल, जंग को लेकर बयान देने के बाद से ही उन पर क्रेमलिन की नजर थी, ऐसे में उनकी मौत को क्रेमलिन से जोड़कर देखा जा रहा है। चौथा सवाल, अस्पताल के सभी सीसीटीवी कैमरे बंद क्यों थे? 19 जुलाई 2022 को सेंट पीटर्सबर्ग में आवास के स्विमिंग पूल में 61 साल के यूरी वोरोनोव का शव तैरता मिला। शव पर गोली का निशान मिला। पुलिस ने बताया कि गोली मारकर उनकी हत्या की गई। रूसी जांच एजेंसी ने बताया कि शव मिलने के करीब 14 घंटे पहले उनकी मौत हुई। उनकी पत्नी ने पुलिस को बताया कि पैसे को लेकर बिजनेस पार्टनर के साथ उनका झगड़ा हुआ था। इस मौत को लेकर सवाल उठने की 2 वजहें हैं। पहली, यूरी वोरोनोव से पहले 6 बड़े रूसी बिजनेसमैन की इसी साल मौत हुई। इसके बाद भी रूसी प्रशासन अपने बिजनेसमैन की सुरक्षा करने में क्यों असफल साबित हो रहा है? दूसरी, ये मौत सुसाइड है या मर्डर? रूसी प्रशासन इस गुत्थी को क्यों नहीं सुलझा पा रहा है? रूसी तेल कंपनी लुकोइल के पूर्व महाप्रबंधक अलेक्जेंडर सुबोटिन की मौत 7 मई 2022 को एक तहखाने में हो गई। जांच में पता चला कि उन्हें जहर का इंजेक्शन दिया गया था और मौत से पहले अलेक्जेंडर शराब और ड्रग्स के नशे में भी थे। इस मौत को लेकर भी सवाल हैं। इसकी पहली वजह अलेक्जेंडर सुबोटिन की मौत क्यों हुई, किसने की और इसके पीछे किसका हाथ था, कुछ भी सामने नहीं आया है। दूसरी, रूसी अधिकारियों ने कहा कि सुबोटिन दिल की बीमारी से पीड़ित थे। ऐसे में कहा जा रहा है कि अधिकारी मौत की गुत्थी को सुलझाने की बजाय घटना को नया मोड़ दे रहे हैं। 19 अप्रैल 2022 को स्पेन के कैटालोनिया पुलिस के पास रूसी बिजनेसमैन सरगई प्रोटोसेन्या के बेटे का कॉल आया। उसने पुलिस से कहा कि घंटों कॉल करने के बाद माता-पिता से बातचीत नहीं हो पा रही है। जब पुलिस सरगई के कैटालोनिया वाले घर पहुंची तो उनकी पत्नी और बेटी के शव देखकर हैरान रह गई। सरगई का शव पेड़ से लटका मिला। इन मौतों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इसकी पहली वजह, इस घटना को लेकर जिम्मेदार एजेंसियों का बयान आया कि प्रोटोसेन्या ने पहले पत्नी और बेटी की हत्या की और फिर खुद फांसी लगा ली। 18 अप्रैल को रूसी गैस कंपनी के बैंक गजप्रॉम बैंक के पूर्व उपाध्यक्ष व्लादिस्लाव अवायव
उनकी पत्नी और बेटी की मॉस्को के एक अपार्टमेंट में मौत हो गई। दरवाजा तोड़ने पर सबसे पहले पुलिस की नजर मरे हुए अवायव पर पड़ी, जिनके हाथ में बंदूक थी। उनकी प्रेग्नेंट पत्नी और उसकी बेटी उनके बगल में फर्श पर मृत पड़ी थी। अधिकारियों ने बताया कि पारिवारिक विवाद में अवायव ने खुद को मारने से पहले दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। इस मौत को लेकर सवाल उठने की दो वजहें हैं। पहली, बिजनेसमैन व्लादिस्लाव अवायव रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन के काफी करीब थे। पुतिन के दोस्त होने के बावजूद उनके परिवार की मौत पर जांच को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी, पुलिस ने इस घटना के पीछे पारिवारिक विवाद को कारण बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि किस मुद्दे पर विवाद था। विवाद की वजह क्या थी? आखिर ये घटना कैसे घटी? घटना के वक्त उनके घर के सीसीटीवी कैमरे में क्या कैद हुआ? रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू होने के 4 दिन बाद ही 28 फरवरी को दक्षिण पूर्व इंग्लैंड के अपने घर में वाटफोर्ड फांसी के फंदे पर लटके मिले थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में जांच जारी है, लेकिन पुलिस का कहना है कि घटना स्थल से कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। इस मौत को लेकर भी सवाल हैं। पहला, वाटफोर्ड मूल रूप से यूक्रेन के बिजनेसमैन थे। रूस में भी उनका बिजनेस था। रिपोर्ट के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से ही उन पर रूसी एजेंसियों की नजर थी। रूस और यूक्रेन जंग शुरू होने के कुछ घंटे बाद ही अलेक्जेंडर ट्यूलाकोव का शव उनके घर के गैराज में फंदे से झूलता मिला था। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई नई जानकारी नहीं मिली। इस मौत पर भी सवाल उठे। दरअसल गजप्रॉम सुरक्षा एजेंसी ने जांच करने गई पुलिस को एंट्री देने से मना कर दिया। काफी वक्त बाद पुलिस को गैराज यानी घटना स्थल पर एंट्री मिली। इस घटना के 3 दिन बाद ही मिखाइल वाटफोर्ड का शव मिला था। इसके बाद ही इस मौत पर सवाल खड़े होने लगे। ये सब बिजनेसमैन तेल और गैस के बिजनेस से जुड़े थे। ये व्यापारिक कारणों से रूस और यूक्रेन के बीच जंग के खिलाफ थे। ऐसे में इन मौतों पर सवाल तो उठेंगे ही। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। यानी जिस वक्त रूस ने हमला किया था यूक्रेन पर, रूस सोच रहा था उसके लिए कुछ ही घंटे का खेल है। रूस सोच रहा था यूक्रेन को तबाह करके वो वापस बाहर निकल जाएगा, लेकिन वो ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाएगा कि अब हार उसी की होती नजर आ रही है। ये उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। भारत विशेष में फिलहाल इतना ही।